बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण आइए करते हैं। प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा तब होता है जब विकल्प सरकारी व्यय आय से अधिक होता है, या सरकारी आय व्यय से अधिक होती है, या सरकारी ऋण समाप्त हो जाता है, या कोई नहीं। सही उत्तर है सरकारी व्यय आय से अधिक होता है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार के कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार के कुल खर्चे उसकी कुल प्राप्तियों से अधिक होते हैं, जिसमें उधारी को छोड़कर अन्य सभी स्रोत शामिल होते हैं। सूत्र है, इसका फॉर्मूला है राजकोषीय घाटा इक्वल बराबर कुल व्यय माइनस उधारी को छोड़कर कुल प्राप्ति। देखिए, जब सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। कुछ मामलों में इसके पॉजिटिव, कुछ मामलों में इसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। राजकोषीय घाटे के क्या क्या कारण है, क्यों होता है ये? देखिए, जब सरकारी खर्चों में वृद्धि होती है या और राजस्व में कमी होती है। सरकारी खर्चों में वृद्धि जैसे सब्सिडी, योजनाओं, वेतन, पेंशन, रक्षा खर्च आदि में वृद्धि होती है, और राजस्व में कमी जैसे कर राजस्व और गैर कर राजस्व में कमी होता है। अचानक आर्थिक संकट आ जाए, जैसे कोविड जैसे महामारी आ गया, तो उसमें भी राजकोषीय घाटे बढ़ जाता है, क्योंकि मंदी या किसी आपदा के कारण सरकार को अधिक खर्च करना पड़ता है। ब्याज भुगतान जैसे सरकार को लिए गए कर्ज पर अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है, इससे भी बढ़ता है। भारत में राजकोषीय घाटे के क्या आंकड़े रहे, जैसे 24-25 में 5.8% अनुमानित था राजकोषीय घाटा, 23-24 में 5.9, 22-23 में 6.4 और 21-22 में 6.7%। सबसे ज़्यादा राजकोषीय घाटा अभी हाल के वर्षों में देखा जाए तो 20-21 में देखा गया, जब 9.2% रहा। क्यों इतना ज़्यादा रहा? क्योंकि उस समय कोविड प्रभाव ज़्यादा था। राजकोषीय घाटे के क्या प्रभाव पड़ते हैं? पॉजिटिव प्रभाव अगर देखें तो अर्थव्यवस्था में इससे वृद्धि भी होती है। क्यों? क्योंकि यदि सरकार अधिक खर्च करती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं और नौकरियों में सुधार हो सकता है। बाजार में तरलता बढ़ती है, सरकारी खर्चे से बाजार में धन प्रवाह होता है। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं, जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है। अधिक सरकारी उधारी से मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। ऋण बोझ बढ़ता है, लगातार अधिक उधारी से सरकार के कर्ज का बोझ बढ़ता है। विदेशी निवेश पर भी असर पड़ता है। उच्च घाटा विदेशी निवेशकों का विश्वास कम कर सकता है, जिससे विदेशी निवेश कम हो सकते हैं। राजकोषीय घाटा कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो कर संग्रह को बढ़ाना होगा, अनुत्पादक खर्चों में कटौती करनी होगी, निजीकरण और विनिवेश करना होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के विभिन्न उपायों पर ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार की कुल आय अधिक होती है, सरकार की कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है, सरकार की केवल पूंजीगत आय अधिक होती है, सरकारी खर्च और आमदनी बराबर होती है। सही उत्तर है सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा में हम अंतर आगे समझाएंगे। एक वीडियो में हमने इसका अच्छा से विश्लेषण कर दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। राजस्व घाटा वह स्थिति होती है जब सरकार की आमदनी उसके राजस्व खर्च से कम होती है। फॉर्मूला है राजस्व घाटा इक्वल राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। इसे सरल भाषा में समझे तो राजस्व घाटा बताता है कि सरकार अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उधारी ले रही है या नहीं। अगर सरकार उधार लेकर अपने समान खर्चे पूरे कर रही है तो यह अस्थिरता की ओर संकेत करता है। राजस्व घाटे के क्या क्या कारण होते हैं? पहला, जैसे सरकारी योजनाओं पर अधिक खर्च, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सब्सिडी, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर खर्च बढ़ता है। राजस्व प्राप्ति में गिरावट, कर रियायतें देना जैसे छूट देना, अनुत्पादक सरकारी खर्च में बढ़ोतरी करना। इसके कुछ आंकड़े देख ले। 24-25 में जो अनुमानित राजस्व घाटा था 2.9%, 23-24 में 3.1%, 22-23 में 3.3%, 21-22 में 4.4% और 20-21 में 7.5%, क्योंकि उस समय कोविड का प्रभाव था। राजस्व घाटे के क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके नकारात्मक प्रभाव में जैसे सरकारी उधारी में वृद्धि होता है, सरकार को अपने नियमित खर्चे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ता है, महंगाई भी बढ़ती है, अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है, लगातार बढ़ता राजस्व घाटा वित्तीय संकट को जन्म दे सकता है, निवेश पर भी प्रभाव पड़ता है, सरकारी वित्तीय संतुलन से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो जाता है। इसके कुछ सकारात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि यदि खर्च बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर किया जाए तो यह दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। राजस्व घाटा कम करने के उपाय में सरकार की आय पर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए,
अनुत्पादक खर्च में कटौती करना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश करना चाहिए, उत्पादक व्यय बढ़ाना चाहिए और सब्सिडी में सुधार करना चाहिए, जैसे सब्सिडी को लक्षित समूहों तक सीमित करना ताकि व्यर्थ खर्च को रोका जा सके। राजस्व घाटा बनाम राजकोषीय घाटा, इसके क्या क्या अंतर है, समानता है, देख लेते हैं। जैसे राजस्व घाटा की परिभाषा देखें तो जब सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं, जबकि राजकोषीय घाटा में जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल प्राप्ति उधारी को छोड़कर से अधिक होता है तो उसे राजकोषीय घाटा होता माना जाता है। सूत्र है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, राजस्व घाटा का ये सूत्र है, और राजकोषीय घाटा का सूत्र है कुल व्यय माइनस उधारी को छोड़कर कुल प्राप्ति, घटा दीजिए उसमें से। इसका प्रभाव क्या पड़ता है राजस्व घाटा का? दैनिक सरकारी खर्चे पूरा करने के लिए उधार लेने की जरूरत होती है, जबकि राजकोषीय घाटा में प्रभाव है कि सरकारी विकास परियोजनाओं के लिए उधार लेने की जरूरत होती है। कमी करने के उपाय जैसे कर संग्रह बढ़ाना, खर्चों में कमी करना, इससे राजस्व घाटा कम होगा, जबकि बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना, इससे राजकोषीय घाटा कम होगा। अगला प्रश्न है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? विकल्प है किसी देश की कुल जनसंख्या, दूसरा किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, तीसरा किसी देश का कुल उत्पादन और सेवाएं, चौथा किसी देश की कर प्रणाली। सही उत्तर है किसी देश का कुल उत्पादन और सेवाएं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक आर्थिक संकेतक है जो यह दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और सेवाओं का मूल्य कितना है। इसका सूत्र क्या है? जीडीपी का सूत्र क्या है? कैसे निकालेंगे आप जीडीपी? जीडीपी इक्वल सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस एम, जहां आई सी जो है वो कंजम्पशन है, उपभोग जो करते हैं ना, घरेलू उपभोग और निजी खर्च जो होते हैं, उसमें इसमें आई हो गया निवेश, कंपनियों द्वारा पूंजीगत निवेश, जी हो गया आपका सरकारी खर्चे जैसे बुनियादी ढांचे, रक्षा, सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च, और एक्स माइनस एम में जैसे शुद्ध निर्यात, नेट एक्सपोर्ट को निकालते हैं हम उसमें, तो निर्यात और माइनस उसमें घटा देंगे किसको? आयात को। तो जीडीपी के कुल कुछ मुख्य घटक भी हैं, जैसे निजी उपभोग, आम जनता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद, इसी से तो जीडीपी बढ़ेगी। उदाहरण जैसे कपड़े, वाहन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि। निवेश जैसे व्यवसायों द्वारा नए कारखाने, मशीनरी, भवन आदि में किया गया निवेश, उदाहरण नई फैक्ट्रियों का निर्माण, बुनियादी ढांचे में निवेश। सरकारी खर्च जैसे सरकार द्वारा किए गए खर्च जैसे सड़कें, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उदाहरण जैसे रेल परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। शुद्ध निर्यात जैसे देश के निर्यात से आयात को घटाकर निकाला जाता है। यह निर्यात आयात से अधिक है तो जीडीपी बढ़ती है, अन्यथा घटती है। जीडीपी के भी प्रकार होते हैं, जैसे वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। इसमें मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए जीडीपी की गणना की जाती है। यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास को दर्शाता है। नाम मात्रा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जो वर्तमान बाजार कीमतों के आधार पर गणना की जाती है। इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता। प्रति व्यक्ति जीडीपी, जैसे यह जीडीपी को देश की जनसंख्या से विभाजित कर निकालते हैं। यह एक देश के नागरिकों की औसत आय का अनुमान देता है। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर, जैसे यह बताती है कि किसी वर्ष में जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ी या घटी। भारत में जीडीपी से जुड़े कुछ आंकड़े देख लीजिए, जैसे 2024-25 में भारत की जीडीपी दर 6.4%, 23-24 में 7.2% और 22-23 में 7.7% रही। जीडीपी का क्या महत्व है? यह आर्थिक विकास का संकेतक है, रोजगार के अवसर को दिखाता है, बढ़ाता है, नीति निर्माण में मदद करता है, निवेशकों के लिए संकेत है कि किसी देश का जीडीपी कैसा है, उस हिसाब से वो अवसर देखते हैं। जीवन स्तर में सुधार भी देखा जाता है, क्योंकि जीडीपी में बढ़ेगी तो नागरिकों की औसत आय भी बढ़ेगा, जिससे जीवन स्तर क्या होगा? बढ़ेगा। जीडीपी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि, नए कारखानों, उद्योगों को लगाना, बुनियादी ढांचे में सुधार, जैसे सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, डिजिटल कनेक्टिविटी इत्यादि को बढ़ाना। निवेश को बढ़ाना, जैसे विदेशी निवेश और घरेलू निवेश को आकर्षित करना। कृषि और सेवा क्षेत्र का भी विकास करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को बढ़ावा देना। नई औद्योगिक नीति, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को लागू करना। इस तरीके की अन्य कई तरीके की संभावनाओं को क्रिएट करके, तलाश करके जीडीपी को बढ़ाया जा सकता है।